आज के मेरे थंबनेल से आपने सोचा तो होगा कि टॉपिक क्या है और आपको पता भी चल गया होगा कि हम किस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है वो ये है, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में डिस्प्यूट या फिर झगड़े होना शुरू हो जाए तो फिर आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका आपका पूरा अपकमिंग जो भी डिसीजंस होते हैं आपकी लाइफ को लेके, सभी कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप लिया जाता है या तो वो सही लिया जाता है तो रिश्ते कहीं ना कहीं सॉल्व आउट हो जाते हैं, आप फिर से मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे से मूव करने लग जाते हैं, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलने लग जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप ही आप गलत उठा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके आपकी मैरिज को डिसॉल्व भी करता है और आपको तलाक तक पहुंचा देता है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप अगर सही से सोच समझ के लिया है तो वो शायद आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। और अगर आपको लगता है कि अब इन स्टेप्स के बाद भी कुछ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो लास्ट में तो कोर्ट है ही, लिटिगेशन की तरफ हम मूव करके अगर जब हम शादी करने के बाद एक प्रॉपर कानूनी तौर से हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं तो माइंड में ये भी क्लियर रखिए कि तलाक लेना इतना आसान नहीं है, वो भी आपको कोर्ट की तरफ से ही मिलेगा। कोर्ट आपको डिवोर्स देगी तभी आपको डिवोर्स मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। तो मेरा जो आज का टॉपिक है उसमें जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही आपको फील होने लगे कि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना शुरू हो गया है, वो आपकी बात को रिफ्यूज कर रही है या फिर इधर से आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी टॉपिक को लेके, घर के टॉपिक्स हो, वो फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जिसपे आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं रही है, अब हर बात पे लड़ाई आपकी शुरू हो गई है, तो आपको फर्स्ट स्टेप ये लेना है, ना तो आपको आपकी फैमिली का कोई बंदा लड़के की साइड से या फिर लड़की की साइड से इन्वॉल्व नहीं करना है बिल्कुल। क्योंकि ये बात जितनी जल्दी आप माइंड में रखेंगे कि थर्ड पर्सन जब रिलेशनशिप में आ जाता है तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वो जो झगड़ा है वो बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन आता है ना उसको आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग का पता है, ना आप दोनों की माइंड में जो चल रहा है उसका पता है। वो सिर्फ आपकी सिचुएशन को देख के एक डिसीजन सुना देंगे और आपका फिर माइंड वॉश हो जाएगा, आप उसी साइड मूव करने लग जाओगे। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर लड़की अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से या फिर अपनी भाभी से या वट एवर जिस भी रिलेशनशिप में वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है तो उनके माइंड में सिर्फ लड़की की ही इमेज है, उनको नहीं पता कि उसके इन लॉज में या फिर उसके जो हस्बैंड है वो इस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी सोच के डिसीजन बता देंगे कि हाँ चलो डिवोर्स ले लेते हैं, डिवोर्स फाइल कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि बहुत ही पीसफुल आप दोनों को बैठना है, डिस्कस करना है कि क्यों हो रहा है ये, इसका रीजन क्या है, क्यों हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। जब हमने शादी की थी तो वो रिश्ता इतना स्मूथ चल रहा था, लेकिन अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी हर टॉपिक पे लड़ाइयां हो रही है, हमारी किसी भी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी जो कंसर्न है वो हो ही नहीं पा रही है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, आपको खुद को खुद के ही रिश्ते को टाइम देना है। और वो ऐसे नहीं कि आप 5 मिनट बैठे और फिर से आप लड़ाई की और फिर से उठ गए, नहीं। आपको हो सकता है कि एक ट्रिप की जरूरत हो, आप किसी ट्रिप पे जाइए, आप वहां पर जाके डिस्कस करिए ताकि कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व ना हो। और हो सकता है कि आपके लिए सक्सेसफुल रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिसमें शादी के 1 ईयर के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन फिर वो अपने रिश्ते को एक टाइम देते हैं और उसके बाद सॉल्व आउट भी हो जाते हैं और फिर वो बहुत स्मूथली अपने रिलेशनशिप को चलाते हैं। अब सेकंड स्टेप, अगर आपका इस चीज से भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, दो ही चीज होती है, या तो हो जाती है या नहीं होती। अगर नहीं हुआ तो आपको सेकंड स्टेप क्या लेना है, आपको सेकंड स्टेप लेना है आपके रिश्ते के लिए काउंसलिंग करवानी है। जी हाँ, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे काउंसलिंग मैनेजर या फिर काउंसिल अथॉरिटीज जो हैं वो काउंसिल भी करवाती हैं, या फिर आपके कोई रिलेशन में आपको कोई अच्छे फ्रेंड हैं जो एडवोकेट हैं। क्योंकि एक एडवोकेट को पता है कि कोर्ट में जाने से पहले जो काउंसिल होती है, रिश्ते को बनाने के लिए जो काउंसिल होती है वो कैसे दी जाती है काउंसलिंग। तो सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि आपको किसी प्रॉपर ऐसे बंदे से जो ना लड़की की फैमिली से हो ना लड़के की फैमिली से हो, जिसको आप दोनों खुल के बात बता सकें, जो आपकी सुने, आपकी अंडरस्टैंडिंग करे और फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करे कि आपको क्या करना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप ये है,
आपको एक प्रॉपर अच्छी सी काउंसलिंग लेनी चाहिए ताकि आप रिश्ते को फिर से टाइम दे सके और फिर से उस रिश्ते को अच्छा बना सके। रिश्ता देखो अच्छा बनाना जरूरी है, तोड़ तो आप कभी भी सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि जब एक बार रिश्ते में बंध गए कानूनी तौर पे, तो फिर कानून से तो तलाक लेना ही है लास्ट में। लेकिन बीच में अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते सच में अच्छे होते हैं। अब ये था सेकंड स्टेप कि आपने काउंसलिंग भी ले ली। अब काउंसलिंग के बाद भी आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इस रिश्ते में कि नहीं वो नहीं समझ रही है या वो भी नहीं समझ रहे हैं, या फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आप नहीं कंसेंट कर पा रहे कि टॉपिक पे। तो अब जो थर्ड स्टेप है वो है लीगल नोटिस का। अगर आपकी वाइफ 1 साल से 2 साल से बिना किसी रीजन के रिफ्यूज कर रही है आपके साथ रहना, या फिर वो रह ही नहीं रही आपके साथ, या फिर आना नहीं चाहती, तो कोर्ट में जाने से पहले आप एक लीगल नोटिस उनको भिजवा सकते हैं। लड़का भी भिजवा सकता है, लड़की भी भिजवा सकती है, ये वीडियो दोनों की फेवर में है। तो लीगल नोटिस में आपको सारे पॉइंट आउट मेंशन करने पड़ेंगे कि इस बात पे हमारी लड़ाइयां हो रही हैं, इसका रीजन क्या है, तुम किस लिए बैठी हो, तुम क्यों रिफ्यूज कर रही हो मेरे साथ रहना, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, फिर भी ऐसी क्या चीज है कि तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तो एक जो लीगल प्रोसेस है, लीगल नोटिस जब उनको जाएगा तो उनको उनके जो जो आप पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो उनको आंसर देना पड़ेगा। और हो सकता है इस प्रोसेस में हो सकता है जो बातें आप उनके फेस पे नहीं बोल पाते हो वो लीगल नोटिस के थ्रू जाएंगी, तो वो भी हो सकता है वो फेस पे नहीं बोल पाती है, लेकिन जब उनका आंसर आएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज निकल के आ जाएगी कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और ये एक थर्ड स्टेप था जो शायद आप अपने रिलेशनशिप को मूव ऑन करने के लिए स्टेप ले सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट देके जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि आपने लीगल नोटिस तो दे दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है लीगल नोटिस देना। अगर आपको पता करना है कि लीगल नोटिस कैसे भिजवाते हैं बिना कोर्ट में जाए तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी और इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अब लास्ट में आपको ये लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, वो लीगल नोटिस का जवाब दे रहे हैं, हमने फर्स्ट स्टेप भी ले लिया, हमने काउंसलिंग भी करवा ली, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब लास्ट में आपके माइंड में आता है कि क्या कोर्ट से तलाक लिया जाए। लेकिन अब आपके माइंड में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी, अरे कोर्ट में कितना टाइम लगता है, क्या हमें जाते ही तलाक मिल जाएगा, क्योंकि सबके माइंड में ये रहता है कि कोर्ट में गए 1 या 2 तारीख पे आपको तलाक मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छे एडवोकेट की एडवाइस की जरूरत है, क्योंकि आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एक जब आप नॉर्मल डिवोर्स फाइल करते हैं, एक आप म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स फाइल करते हैं। जब आप म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स फाइल करते हैं तो वहां आपको सेपरेशन टाइम दिखाना पड़ता है 1 ईयर का। फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन में आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है, लेकिन उसको वेव ऑफ आप करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी अथॉरिटी है, उन अथॉरिटी को अप्रोच करके आप उस टाइम को वेव ऑफ करवा के आप म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स ले सकते हैं। ये तो था 13B में, जब आप म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स लेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप नॉर्मल डिवोर्स फाइल करते हैं तो आप पिटीशन अगर डालते हैं, लड़की डालती है या लड़का डालता है, सबसे पहले तो जो मेन चीज होती है वो ड्राफ्टिंग होती है कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से की गई है। इतनी इजी तरीके से की जानी चाहिए ताकि जज के सामने जाने के बाद बिल्कुल क्लियर कट उन्हें दिखना चाहिए कि किस पॉइंट पे डिस्प्यूट है और किस वजह से ये जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं ये बिल्कुल सही बनाए हैं, तो डिवोर्स मिलने में और भी आसानी हो सकती है। लेकिन इसमें भी आपको समझने की ये जरूरत है, जैसे ही आप पिटीशन फाइल करेंगे, केस फाइल करेंगे, सम्मन जाएंगे, नोटिस जाएंगे, फिर वो प्रेजेंट होंगे, फिर उसके बाद ऑन मेरिट्स केस चलता है ये। और इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 या 2 केस पे डेट पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 ईयर एंड 1.5 ईयर लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल 13 में ग्राउंड्स में जब हम फॉल करेंगे डिवोर्स के लिए तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑन मैरिज चलता है, हमें सब कुछ प्रूव करना पड़ता है। आप अडल्ट्री पे जाते हैं तो हमें अडल्ट्री भी प्रूव करनी पड़ती है। आप अगर इनकैपेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स दिखाते हैं तो उसको भी प्रूव करना पड़ता है मेडिकल सर्टिफिकेट से। तो हर चीज जो भी ग्राउंड्स आप ले रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमें एविडेंस के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा ताकि ऑन मैरिट्स हमें डिवोर्स मिले। तो लास्ट में मेरा यही सजेशन है कि
कोर्ट की तरफ मूव करने से पहले जो मैंने स्टेप्स बताए हैं कि बैठ के डिस्कस करें, कोई ट्रिप पे चले जाएं, हो सकता है इस चीज से सॉल्यूशन मिले, या फिर काउंसलिंग किसी अच्छे एडवोकेट से, या फिर किसी अच्छा ऐसा आपका फ्रेंड हो जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, उनके साथ करें, या फिर लीगल नोटिस से भी अगर काम बनता है तो कर ले। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज और मैं बता दूं कि आप ये सोचते हैं कि सीधा डिवोर्स का केस फाइल किया तो हम समझौता कर लेंगे, और फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जैसे ही कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, समन जाएंगे और वो नोटिस पे आएंगे, और उसके बाद आर्बिट्रेशन में कोर्ट अपनी तरफ से मूव करेगा। अगर वहां पे सेटलमेंट हो जाता है तो फिर आप आके 13B में म्यूचुअल कंसेंट में डिक्री ले सकते हैं। और अगर फिर वहां आर्बिट्रेशन में भी अगर नहीं होता आपका, तो फिर केस फिर से ऑन मैरिज चलता है। तो आई थिंक ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा, और आपके माइंड में जो था कि फर्स्ट या सेकंड डेट पे ही डिवोर्स हो जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, तो ये शायद आज क्लियर हो गया होगा। तो मेरा लास्ट में यही सजेशन है, अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम निकाल के, तो हो सकता है वो और भी अच्छा हो जाए। जिन वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएंगी और रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। तो मेरी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह की वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आपको भी लॉ की नॉलेज हो, अपने राइट्स की नॉलेज हो। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कैसी लग रही है, और मैं अपकमिंग किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आऊं। थैंक यू।